इधर रुख करेंगे बलरामपुर का, जहां पर इंतखाबी जलसे से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। भारत दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी हम न अपनी गति रोकते हैं और न ही हमारी प्रगति। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। हम भारतीय मिलकर और मेहनत करेंगे। देश के भीतर और देश के बाहर बैठी हर चुनौती का मुकाबला करेंगे। भारत को और शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगे। साथियों, यूपी के सपूत देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। देश आज वरुण सिंह जी के परिवार के साथ है। जिन वीरों को हमने खोया है, उनके परिवारों के साथ है। भाई और बहनों, राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखते हुए देश आज हर वो काम कर रहा है जो 21वीं सदी में हमें नई ऊंचाई पर ले जाए। देश के विकास के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि पानी की कमी कभी बाधा न बने। इसलिए देश की नदियों के जल के सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। दसगढ़ कौन से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। बलरामपुर के साथ साथ बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर के सभी साथियों को, लाखों मेरे किसान भाइयों बहनों को आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता। बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में जो परेशानियां आती हैं, उनका हल निकालने में इससे मदद मिलेगी। और मैं जानता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे यहां तो इतिहास गवाह है, अगर किसी ने प्यासे को एक प्याला भर पानी पिला दिया होता है
तो वो इंसान जीवन भर कभी उस रण को भूलता नहीं है, जीवन भर उस इंसान को भूलता नहीं। और आज लाखों किसानों के प्यासे खेत जब पानी प्राप्त करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है आपके आशीर्वाद जीवन भर हमें काम करने की ताकत देंगे। आपके आशीर्वाद हमें नई ऊर्जा देंगे। भाइयों बहनों, आज मैं ये भी कहना चाहूंगा, विशेष रूप से वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनके लिए सिंचाई की ये व्यवस्था जीवन बदलने वाली होती है। जैसे कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा हो, उसको ब्लड की जरूरत हो, लहू की जरूरत हो, रक्त की आवश्यकता हो, और जैसे ही डॉक्टर रक्त ला करके उसको चढ़ाएं और उसकी जीवन बच जाता है, इस पूरे क्षेत्र के खेतों को ऐसी ही नई जिंदगी मिलने वाली है। साथियों, बलरामपुर की मसूर दाल का स्वाद तो बीते सालों में देश भर में फैला ही है। अब पारंपरिक फसलों के साथ साथ इन क्षेत्रों के किसान अधिक दाम देने वाली, अधिक आय देने वाली दूसरी फसलों की खेती भी व्यापक रूप से कर पाएंगे। साथियों, सार्वजनिक जीवन में मुझे एक लंबे समय से काम करने का सौभाग्य मिला है। मैंने पहले की कितनी ही सरकारें देखी है। आपसे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश का ख्वाब अब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। भाइयों बहनों, पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था। उपेक्षा का कारण यहां की गरीबी, यहां का पिछड़ापन और इस क्षेत्र में लोगों के मन में राष्ट्रीयता का भाव तो था, लेकिन विकास के प्रति जो जज्बा होना चाहिए था, उस जज्बे को पंख नहीं मिल पा रहे थे। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद के उन सभी सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज उसका साकार रूप देखते हुए मिल रहा है। मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इस क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी के साथ ही अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र 4 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में 31 वर्ष पहले बंद हो चुके खाद कारखाने का उद्घाटन किया है। पहले की तुलना में 4 गुना बड़ी क्षमता के इस खाद कारखाने को उद्घाटन करने के साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवीपाटन कमिश्नरी के लोगों को कभी दिल्ली जाने का अवसर अगर प्राप्त हुआ होगा तो देश का सबसे बड़े हॉस्पिटल के रूप में
एम्स की चर्चा कभी उन्होंने सुनी होगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। चीन के खिलाफ 1 साल तक किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे रहे, लाठियां खाई, चोटें आईं, कई किसानों की हलाकत हुई, कड़ाके की ठंडी और शिद्दत गर्मी बर्दाश्त की। इस बीच उन्हें खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग और पाकिस्तानी जैसे इल्जामात से भी गुजरना पड़ा, लेकिन आज किसानों के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, बल्कि उनके अंदर जीत का एहसास है। किसानों में जश्न का माहौल है। आज किसान कानून वापस लेने के मुतालबे से इत्तेफाक करते हुए घर लौट रहे हैं। इस दौरान किसानों ने आज मुल्क भर में विजय दिवस मनाने का ऐलान किया था। किसान दिल्ली से हरियाणा अपने घरों को लौट रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 पर एजुटेशन के दौरान बनाए गए ईंटों के मकान किसानों ने मुनहदम कर दिए हैं। सड़क से डेरे, खेमे और पंडाल हटाए जा रहे हैं। कानून वापसी के बाद किसानों की अब घर वापसी हो रही है। सिंघू बॉर्डर पर किसान अपने घर जाने की तैयारियों में जुट गए हैं और तैयारियां हो चुकी है और रवानगी शुरुआत हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपसी भाईचारे की जो मिसाल है वो देखने को मिल रही है। पंजाब और हरियाणा का भाईचारा, जी हाँ, वो भाईचारा जिसने इस आंदोलन को एक नई बुनियाद दी, एक नई ताकत दी, और इस ताकत का परचम पूरी दुनिया ने देखा। आइए बात करते हैं तमाम लोगों से। एक तरफ पंजाब के किसान हैं तो दूसरी तरफ हरियाणा के किसान हैं, और हाथ में आप देख सकते हैं कि ये एक स्मारक के रूप में पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान एक दूसरे को दे रहे हैं। और बाकायदा यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें लिखा हुआ है कि किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर की ये यादगार जो स्मृति है वो तारीख इसमें लिखी हुई है। क्या कहेंगे? बहुत दिन, बहुत लंबा समय संघर्ष। देखो, 1 साल ਤੇ 14 दिन हो गए इस संघर्ष ਨੂੰ। जो 3 काले कानून ते और जो मांगे थे वो इसमें शामिल थी। सभी मांगे मान ली गई। 3 काले कानून जो है रद्द हो गए। 1 साल से ऊपर हम पंजाब से आए थे। पंजाब से आकर उसके बाद जो हरियाणा छोटा भाई है ये शामिल हो गया, और हौली हौली जो पूरे भारत के किसान, जो यूपी के किसान, जो मध्य प्रदेश के किसान, जो राजस्थान के किसान है वो इसमें शामिल हो गए। 1 साल से ऊपर हम घर बार बना के बैठे थे और रसोई बना के बैठे थे और सभी सहूलतें यहीं पर थी। जब अब बिछड़ने की बारी आई है तो एक पासे तो जो खुशी का माहौल है कि हम मांगे माने हैं, दूसरी पासे हमारा जो दिल है वो इस हरियाणा को छोड़ने को, छोटे भाईचारे को नहीं छोड़ता, क्योंकि ये लंगर हरियाणा का था। उसके बाद में जिसमें पंजाब शामिल हो गया। पंजाब हरियाणा का जो लंगर था साल भर चला, हम भाइयों की तरह रहे। ये प्रतीक है जो हरियाणा का, इन्हें सानू जिनके पेट किया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी जीत हुई वो तो हमने कमाई ही, उससे ज्यादा जो हमने कमाया वो है हमारा भाईचारा। काफिला अपने घर की ओर लौट रहा है, मगर इस संघर्ष में बहुत कुछ गवा भी गया है। खुशी के साथ आंखें भी नम है। गुरनाम जी, क्या कहेंगे? इस जीत का श्रेय उन शहीदों को जाता है, उन माताओं, बहनों, बच्चों को जाता है, बुजुर्गों को जाता है जो लगातार 1 साल से आंदोलन में बैठे हुए हैं। ये आंदोलन जनता ने जीता है, लोगों ने जीता है। जो भी यहाँ पे लगातार बच्चे, बुजुर्ग बैठे रहे हैं, उन सब का देन है, उन सबके धन्यवाद। राजपुरा से कहा जा रहा है, हरजीत ग्रेवाल कहते हैं राजपुरा से मैं चैलेंज करता हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, बाकी मेरे किसान चुनाव लड़ेंगे। किसान चुनाव, बिल्कुल किसान चुनाव लड़ेंगे, मगर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, गुरनाम सिंह चंडूनी का कहना है। और साथ में ये भी कहना है, खुशी तो बहुत है मगर थोड़ा गम भी है उन साथियों के लिए जो इस आंदोलन में बिछड़ गए। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, सिंघू बॉर्डर। मुंबई में मुनक्किद एक तकरीब से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के वजीर बराए अक़लियती उमूर व औकाफ नवाब मलिक ने कहा कि कोई मुस्लिम एमएलए वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने को तैयार नहीं था। उन्होंने कई मुस्लिम अराकीन असेंबली को ऑफर दिया, लेकिन किसी ने कबूल नहीं किया। नवाब मलिक ने कहा कि वक्फ बोर्ड को बेहतर बनाने के लिए तेजी से इक़दाम किए जाएंगे। नवाब मलिक ने कहा कि वक्फ बोर्ड में नाजायज कब्जाजात को हटाया जाएगा और वक्फ के मामले में शफाफियत के साथ जल्द फैसला
फैसले लेने की तरकीब को अपनाया जाएगा ताकि काम तेजी से हो सके। जो एमएलए हम लोगों को जिताना था, कोई एमएलए फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं। खाली वजाहत मिर्जा साहब भरे, अमीन भाई को बोला भर दो, बोले नहीं लफड़े में पढ़ना है। रईस शेख को बोला तुम बन जाओ, बाबा सिद्दीकी के लड़के को मैंने कहा कि आप बन जाइए, बाबा जानी को कहा। कोई भी मुसलमान एमएलए वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने के लिए तैयार नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि वक्फ बोर्ड का जैसे नाम आ जाता है लोगों को लगता है कि ये खुर्द-बुर्द करने का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। इल्जाम तराशी लगातार शुरू हो जाती हैं। कोई लीडर उसमें कोई गड़बड़ी करे या ना करे, कोई मेंबर उसमें शामिल हो कि ना हो, लेकिन इतनी बदनामी होती है कोई भी आदमी उसमें काम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि पिछले 2 सालों से हुकूमत महाराष्ट्र ने मुझे इस औकाफ का वजीर भी बनाया। हम लोगों ने फैसला किया कि पूरी तरह से पहली बार वक्फ बोर्ड का कोई परमानेंट सीईओ नहीं था, हमने 2 साल के लिए सीईओ को मुंतखब करने का काम किया। तमाम आसामियाँ जो खाली पड़ी थी, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, सारी कैटेगरी से हम लोगों ने भरने का काम किया। जो खाली आसामी है वो भी आने वाले दिनों में फिर एमएलए का इलेक्शन होगा, और मुझे लगता है कि इस बार कोई ना कोई एमएलए हिम्मत आगे करके आगे आएगा और वो भी आसामी भरी जाएगी। वहीं वजाहत मिर्जा ने महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया है। वक्फ की इमलाक की हिफाजत और बोर्ड को बदउनवानी से पाक रखने के अहद के दरमियान वजाहत मिर्जा ने कहा कि वक्फ बोर्ड से रेवेन्यू हासिल करके अक़लियती तबके पर खर्च करना हमारी तरजीहात में शामिल है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से वजाहत मिर्जा ने जो है वो ओहदा संभाला है, और ये ओहदा जो है वो बहुत काटो भरा है और बहुत चैलेंजेस है ये कहा जा रहा है। और नवाब मलिक साहब ने भी कहा कि काफ़ी लोगों को ऑफ़र किया गया, लेकिन किसी ने जो है वो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की चेयरमैनशिप का जिम्मा नहीं लिया। आखिरकार ये ताज जो है आपने पहन लिया, तो कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है? देखिए, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनना कोई शक नहीं कि चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को हम पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। आपने सही कहा कि वक्फ बोर्ड में जो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 22 साल में वक्फ बोर्ड में 10 मेंबर काम कर रहे हैं और सीईओ फुल टाइम काम कर रहा है, और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के जरिए रेवेन्यू जनरेट किया जाए और ये रेवेन्यू माइनॉरिटी कम्युनिटी के भलाई के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये हमारे बोर्ड की प्रायोरिटी है। और इस डायरेक्शन में हम कई कदम उठा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की रेगुलर मीटिंगें हो रही हैं, और जिसने भी इलीगल पोजीशन किया उसके ऊपर एफआईआर करने का काम कर रहे हैं। हम इसको काटे भरा काज नहीं समझते, हम ये समझते हैं कि कौम की खिदमत करने का हमको मौका दिया है और ईमानदारी से काम करेंगे। इनका ये कहना है कि वक्फ की ज़मीन को खाली किया जाएगा और वक्फ के मामले में इंसाफ किया जाएगा। अब देखना यह है कि वजाहत मिर्जा का ये स्टेटमेंट कितना आने वाले दिनों में सच साबित होता है। मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18, मुंबई। केरल की सियासत में वक्फ बोर्ड में तकर्रुरी के मामले पर हलचल मची हुई है। दरअसल रियासती हुकूमत स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तवस्सुत से वक्फ बोर्ड में तकर्रुरी करने पर गौर कर रही है। ताहम इस सिलसिले में अभी कोई हतमी फैसला अभी नहीं किया गया है। मुशावरत का दौर जारी है। उधर हुकूमत की इस कोशिश के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वक्फ बोर्ड तहफ्फुज रैली मुनज़्ज़म कर रही है और हुकूमत पर निशाना साध रही है। IUML पर वज़ीर आला पिनराई विजयन ने पलटवार किया है। वज़ीर आला ने कहा कि IUML मुसलमानों को डरा रही है। पिनराई विजयन ने दरियाफ्त किया है कि IUML सियासी पार्टी है या मजहबी जमात, ये वो वाज़ेह करें। मध्य प्रदेश हुकूमत अपने फलाही कामों को लेकर इतना सुर्खियों में नहीं रहती है जितना अपने मुतनाज़ा बयान और कारकर्दगी को लेकर रहती है। नवाबीन के अहद में तामीर की गई तारीखी इमारतें और तारीखी मकामात का नाम बदलने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब महकमा पुलिस के दस्तावेज जात में से इस्तेमाल होने वाले उर्दू अल्फाज को हटाने की मुहिम शुरू हो गई है। हुकूमत के इकदाम पर उर्दू तंजीमों और उर्दू के दानिश्वरों ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उर्दू के दानिश्वरों का कहना है कि उर्दू किसी एक मजहब या मसलिक की जबान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाले सभी हिंदुस्तानियों की जबान है। इसकी आबियारी में शेख व ब्राह्मण सभी का लहू शामिल है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मुमताज शायर
मंजर भोपाली से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में बदलाव की एक बयार चल पड़ी है। कभी तारीखी इमारतों के नाम बदले जाते हैं, कभी तशख़्ख़ुस की बात की जाती है। अब पुलिस की डायरी में उर्दू अल्फाज को नहीं इस्तेमाल करने का मामला सामने है। मध्य प्रदेश हुकूमत कह रही है कि उर्दू की जो पुलिस की डायरी में चाहे खात्मा का लफ्ज़ हो या जो है पेशी का लफ्ज़, जो इस तरह के लफ्ज़ हैं, इनको ख़त्म करके उर्दू हिंदी के इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुमताज़ शाहिद मंजर भोपाली साहब मौजूद है। मंजर साहब, इस तरह की बात अब आ रही है कि उर्दू के अल्फाज जो इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको ख़त्म करके जो है हिंदी के अल्फाज लाए जाए। देखिए, मैंने अपने बुज़ुर्गों से भी सुना है, किताबों में भी पढ़ा है, बेशतर जो आम आदमी है वो भी ये जानता है कि उर्दू मोहब्बत की ज़बान है, उर्दू शरीफ लोगों की ज़बान है, उर्दू महज़्ज़ब ज़बान है, महज़्ज़ब लोगों की ज़बान है, उर्दू शायरों और अदीबों की ज़बान है। अगर कोई चाहता है कि दाखिला अलग हटा, ख़ात्मा या हाजिर होना थानों से या मध्य प्रदेश की इस तरह के सरकारी इदारों से हटा दिया जाए, ख़ास तौर से थानों से, तो मैं समझता हूँ कि मैं गृह मंत्री हमारे वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उर्दू कभी क्राइम की ज़बान ही नहीं रही, ना क्राइम लोगों की ज़बान रही। उर्दू ने तो मुजरिमों को भी इज़्ज़त दे रखी थी कि हाजिर होइए, तशरीफ़ लाइए, दाखिल होइए। अब ये कहना पड़ेगा कि भाग जाओ, मत आओ, तो इस तरह के शब्द इस्तेमाल शायद करना पड़ेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। उर्दू जो है आप कागज़ों से, इमारतों से तो ज़रूर हटा सकते हैं, मगर दिलों में हमेशा उर्दू महफूज रहेगी। जब तक दुनिया में आखिरी उर्दू बोलने और पढ़ने वाला आदमी मौजूद है, जब तक उर्दू को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, मेरा यकीन है। और उर्दू आदमी को इंसान बनाती है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। हम देखते हैं कि मंजर भोपाली साहब का कहना है कि हुकूमत भले से अपना जबर कर ले और इस पे दीवारों से या कागज़ों से नाम तो हटा सकती है, लेकिन उर्दू जो मोहब्बत की ज़बान है इस दिलों में हमेशा कायम रहेगी। कैमरामैन कलाम सिंह के साथ मैं तावालम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।